हे एवरीवन। आज हमारा ऑडिट का लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। आज से हम ऑडिट पढ़ना शुरू करेंगे। हमने एक लेक्चर नंबर 0 लिया था जहाँ पे हमने डिस्कस करा था ऑडिट एज अ सब्जेक्ट कैसा है, ऑडिट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कैसी अप्रोच रहनी चाहिए। जिसमें एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको हमने क्या करा था, अगर किसी बच्चे ने लेक्चर 0 नहीं लिया है तो हमारे सिलेबस में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। अराउंड 118 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से 100 मार्क्स का हमको अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर में चॉइसेस हमको मिलेंगी। ओके, और ठीक है। तो हम इस चीज को कैसे करने वाले टैकल, जनरली एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो कि और टीचर्स लेते हैं उसमें क्या अप्रोच रहती है, लोग पूरे 11 चैप्टर्स कराते हैं, ठीक है। बट आप खुद बताइए, आप अगर एक सीए स्टूडेंट है, कौन सा बच्चा है जो पूरा करके जाता है? बहुत कम, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे हैं जो 100% सिलेबस करके एग्जाम से पहले जा पाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, सितंबर अटेम्प्ट हमारे सर पे है, हमको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी देना है, सब काम करना है। और केवल ऑडिट इकलौता सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, और भी सब्जेक्ट हैं, स्पेशली जो बच्चे 2 ग्रुप दे रहे हैं उनके पास। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए मैंने क्या अप्रोच निकाली है, मैं दूसरों की अप्रोच को गलत नहीं कह रहा। जो लोग 100% सिलेबस कराते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बच्चे से रहती है कि बच्चा पूरा पढ़ के जाए, बच्चा ज़्यादा मेहनत करे। बट ग्राउंड रियलिटी यही होती है कि बच्चे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते एक ही सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो 11 चैप्टर्स हैं, हमने क्या करा है, हम इसमें से 80 टू 82 मार्क्स कवर करने वाले हैं, लेकिन उसको हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। अच्छा, ये 82 मार्क्स कैसे? ये इतना पोर्शन जो है ये हमें 72 मार्क्स ला के देगा। एंड ये सब जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है ना, ये पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज, इन सबको इवेल्युएट करके, एनालाइज करके तब निकाला गया है। 72 मार्क्स की कवरेज ये पोर्शन रखता ही रखता है। इसके अलावा 8 से 10 मार्क्स की कवरेज और हो जाएगी अगर आपने कंपनीज एक्ट, एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और चैप्टर 5 के बेसिक्स कर रखे हैं, जो कि हर बच्चे को आते ही हैं अगर आप सीए इंटर ग्रुप 2 में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 82 मार्क्स कवर करने वाले हैं, और उसको हम परफेक्ट, बिल्कुल एकदम अच्छे से कैसे करेंगे, हमारे नोट्स से, जो कि हम क्लास नोट्स बनाएंगे। एंड सेकंड जो हमारे स्मार्ट नोट्स हैं, जो कि आज आपको दिखाऊंगा भी मैं। दूसरी चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीसरी चीज टेस्ट। पहले 5 स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट फ्री है, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बाकी बच्चों के टेस्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्यूशंस मिल पाएंगे, लेकिन उसकी इवेल्युएशन आपको खुद करनी पड़ेगी। ओके, तो अब चैप्टर 1 शुरू करते हैं। आज हमारा टारगेट है कि हम चैप्टर 1 बिगिन कर देंगे, जिसके अंदर हम पहले 2 टॉपिक जो कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है, वो दोनों टॉपिक करने की सोच रहे हैं। आई होप आज 1.5 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। ओके, अब सीधा चैप्टर 1 शुरू करने से पहले, ये हमारी पीडीएफ रहेगी जिससे हम पढ़ने वाले हैं। सीधा चैप्टर 1 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीधा चैप्टर 1 पे कूदना डजंट मेक सेंस। तो हम पहले एक बार बेसिक क्लियर करते हैं बहुत, और वो बेसिक क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है, मे भी ये चीज़ आपको पता हो, बट अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऑडिट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप देख ही लीजिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे, आपको ये सब पहले से पढ़ा हुआ है, आपको ये सब बातें पता है, तो भी आप देखिए, क्योंकि मे बी अगर आपको दूसरी बार देखने की जरूरत पड़ रही है ऑडिट, या दूसरा अटेम्प्ट देने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स वीक हैं। तो पहले बेसिक्स पे ही काम करते हैं, एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, ऑडिट कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों ऑडिट पढ़ रहे हैं हम, क्यों ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही आया, ठीक है। चलिए, तो अपने लेक्चर 1 आज से अब से शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहूँगा कि मैं बीच-बीच में आप लोगों को छोटे-छोटे टास्क दूँगा कि एक बार आप अपनी तरफ से आंसर दे के देखिए, या होमवर्क दूँगा, या फिर कुछ भी एक इमेजिनेशन करने को बोलूँगा। वो चीज़ आप ज़रूर करिएगा, उस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है
आप लोगों की खुद की डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकली भी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहां जहां आप फंस जाएंगे वहां पे आपका माइंड इस तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा बैच के एंड तक कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आंसर बना के लिख पाए। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगा आप लोग ये जो वर्ड है ना ऑडिट, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ये वर्ड सुना होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो सुना ही होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, फाउंडेशन में सुना होगा। कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, फाउंडेशन भी नहीं है, तब भी आपने ये वर्ड सुना ही होगा। तो आपके अकॉर्डिंग ऑडिट क्या अंडरस्टैंडिंग है? ऑडिट आपके अकॉर्डिंग है क्या? सिंपल हिंदी में बिल्कुल, अगर आपको अपने दोस्त से बात करनी है तो आप क्या बोलोगे उसे, ऑडिट क्या है? तो आपने जो भी सोचा है, एक बार आप उस चीज को ना मुझे पॉज करके 2 मिनट लगाए, एक अच्छे से सेंटेंस में फ्रेम करके देखें। ज्यादा बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, कंसाइज भी हो चलेगा, कैसा भी हो, बस आपको फ्रेम करना है दिमाग में। 2 मिनट पॉज कर लीजिए मुझे। आई होप आप सब लोगों ने एक सेंटेंस फ्रेम किया होगा। देखिए, आपने अगर सेंटेंस जो फ्रेम किया है वो समवॉट इसके आसपास है, अ चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल, यही ऑडिट है लेमैन में, लेमैन लैंग्वेज में यही ऑडिट है, अ चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपने ये निकाल, आपके दिमाग में यही आया या फिर इसके आसपास कुछ भी आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना या उसके आसपास कुछ भी, तो आप लोगों के पास एक एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट की, जो हमें ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ने से पहले होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। और अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप और ध्यान से देखेंगे और इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। मे बी जिन बच्चों ने ऑडिट पढ़ रखा होगा उनको इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा शुरू के 20-25 मिनट में, जब मैं बेसिक क्लियर करूंगा। तो अब ऑडिट क्यों आया, क्या होता है, कैसे आया, उसके लिए ना हम एक स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी है अंकल जी की, ठीक है ना। अंकल जी जो थे हमारे, वो हुए रिटायर जॉब से। 65-70 की एज में जाके हर इंसान रिटायर होता है और उसको मिलती है मोटी सी पेंशन, कम्यूटेड पेंशन या ग्रेच्युटी, बहुत सी चीजें चलती हैं इंडिया में। अब टिपिकल ब्राउन पेरेंट्स क्या करते हैं, इस पैसे का बच्चों में बांट देते हैं। अंकल जी ने भी वही करा, इनके पास पेंशन आई, इन्होंने क्या करा, 2 बेटे थे इनके, मिस्टर स्मार्ट और मिस्टर नॉट सो स्मार्ट, दोनों में ये 1-1 करोड़ बांट दिए और इनसे बोला जाओ इस पैसे को इन्वेस्ट करो, तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे। दोनों जाते हैं पैसे इन्वेस्ट करने, दोनों के सिनेरियो को समझते हैं। अब क्या हुआ दोनों के साथ, एक कंपनी थी जी, किसान मोटर्स लिमिटेड, उसके अंदर थे डायरेक्टर मिस्टर 420, ठीक है ना। तो उनको पता लगता है मिस्टर नॉट सो स्मार्ट करके एक बंदा है जो 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है। अब इनकी मिस्टर 420 की नजर गई मिस्टर नॉट सो स्मार्ट पे नहीं, उनके 1 करोड़ पे। ये इनके पास भागा भागा गया इन्वेस्टमेंट मांगने कि सर आप हमारे ही कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम आपको इतना रिटर्न देंगे, इतना पैसा बन जाएगा, यूनिकॉर्न बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मिस्टर नॉट सो स्मार्ट बोले भैया मेरे नाम पे मत जाओ, स्मार्ट मैं भी हूँ, ऐसे ही किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं उसी कंपनी में लगाऊंगा पैसा जिसकी सेल कम से कम हो 5 करोड़ और जिसका नेट प्रॉफिट कम से कम हो 10 लाख। ये सुन के मिस्टर 420 कहते हैं हो जाएगा, क्या दिक्कत है, अभी कर देते हैं। मिस्टर नॉट नॉट सो स्मार्ट बोलता है ठीक है जाओ करो, जब हो जाए तब आना। किसान मोटर्स के डायरेक्टर मिस्टर 420 गए अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वहां देखते हैं सेल कितनी है, 1 करोड़, उनको चाहिए थी 5 करोड़, नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख।
उनको चाहिए था 10 लाख। उन्होंने क्या करा, जिस पेन से P&L बना हुआ था उसी कलर का पेन लिया, ये काम कर दिया उन्होंने। एक जीरो यहाँ ऐड कर दिया, एक जीरो यहाँ ऐड कर दिया, इसकी कॉपी निकाली और मिस्टर नॉट सो स्मार्ट के पास चले गए भागते भागते कि सर सर सर, ये लो हमारा P&L, सेल भी हो गई, नेट प्रॉफिट भी हो गया, आपने जितना मांगा था उससे कई गुना ज्यादा हो गया, लाओ पैसे दो। मिस्टर नॉट सो स्मार्ट बड़े खुश, उन्होंने अपने 1 करोड़ दे दिए इनको, और इनके साथ हो गया स्कैम। जो कंडीशन इनको चाहिए थी फुलफिल हो, वो एक्चुअल में फुलफिल नहीं हो रही थी, ये तो घपला करा इन्होंने। इस वजह से मिस्टर नॉट सो स्मार्ट के साथ हो गया धोखा, उन्हें पता भी नहीं लगा। ठीक है, अब देखते हैं मिस्टर स्मार्ट के केस में क्या हुआ। मिस्टर 420 को पता लगा कि भाई तो है ही क्या, ओके, तो क्या पता ये भी वही हो क्या, क्यूटी, क्यूटी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिस्टर नॉट सो स्मार्ट तो थे ही क्यूटी, क्या पता मिस्टर स्मार्ट भी क्यूटी निकले। इस उम्मीद में मिस्टर 420 गए मिस्टर स्मार्ट के पास क्या मांगने, इन्वेस्ट करो भैया हमने। मिस्टर स्मार्ट ने बोला ठीक है, कर दूंगा, मेरी भी सेम कंडीशन है जो उसकी थी मेरे भाई की। तो मिस्टर 420 बोले ठीक है जी, आपका भी हो जाएगा, जो आपकी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाएगी। वो गए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वही हो रखा था, 1 करोड़ और 5 लाख थे, उसको उन्होंने 10 करोड़ और 50 लाख बना दिया। लेकिन मिस्टर स्मार्ट थे सच में स्मार्ट, केवल नाम से स्मार्ट नहीं थे वो। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ये जो आप मेरे को देने वाले हो ना P&L, ये आप मेरे को मत दो, ये ना आप मेरे सीए एक्स को दे दो। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जाओ और मेरे सीए को पकड़ा दो, वो चेक करके बता देगा कि भैया मैं इन्वेस्ट करूं ना करूं। मिस्टर 420 कहते हैं ठीक है, उन्होंने यहाँ पे पेन चलाया जो चलाते हैं वो, और दे दिया सीएक्स को। सीएक्स को मिस्टर स्मार्ट ने बोल दिया भैया कुछ दाल में काला है। सीएक्स ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला रहे हो ना आप, साथ ही साथ मेरे लिए बिल भी ले आना यार अपना, जितने भी बिल हैं, कार की सेल हुई है जितनी भी, उसके बिल ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है जी ले आएंगे। अच्छा, वो बिल लेके आए, सीएक्स ने एग्जामिनेशन करा बिल्स का, तो उनको क्या पता लगता है यार, इस कंपनी ने 50 लाख की सेल तो दिल्ली में करी, 30 लाख की बैंगलोर के शोरूम से करी, 20 लाख की मुंबई के शोरूम से करी, टोटल मिला के ना ये कंपनी 1 करोड़ की सेल कर पाई है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है 10 करोड़। इसका मतलब वो समझ गए कि भैया यहाँ पे चल रही है घपलेबाजी। इन्होंने चलाए पेन, इन्होंने 1 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया है। ठीक है, इसको अभी भी ठंडक नहीं पड़ी सीएक्स को, भाई सीए आदमी है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला इन्होंने सेल्स में तो घपला कर ही रखा है, क्या पता प्रॉफिट में भी कवर कर रखा हो। इन्होंने एक P&L अपनी तरफ से अपने पास बनाया कंपनी का, सेल्स जो सही सेल्स आई ना 1 करोड़ वो लिखी, जो खर्चे थे वो लिखे, नेट प्रॉफिट निकाला तो नेट प्रॉफिट निकला 5 लाख। अब नेट प्रॉफिट 5 लाख क्यों निकला, भैया इसने असली वाली सेल डाली तो असली वाला ही तो प्रॉफिट निकलेगा। ये प्रॉफिट था तो यहाँ पे पहले 5 लाख ही ना, ये एक जीरो तो बाद में ऐड करी ना इन्होंने, रियल में तो 5 लाख आ रहा था। तो उन्हें पता लग गया भैया सेल्स और नेट प्रॉफिट घपला कर रखा है इन्होंने। ये गए भागते भागते मिस्टर स्मार्ट के पास,
एडवाइस नहीं दी, पहले पहले फीस मांगी, ठीक है ना, भैया फीस लाओ, काम की बात बताऊंगा। उसने दी फीस, इसने काम की बात बताई कि भैया ये कंपनी कोई काम की है ही नहीं, ये कंपनी घपला कर रही है, इसकी ना सेल है इतनी, ना नेट प्रॉफिट है इतना। तुम्हारे भाई को तो इन्होंने बना दिया क्यूटी, तुम्हें भी बना देंगे क्यूटी। तो इस कंपनी को दूर से ही राम राम कर लो और अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे मिस्टर स्मार्ट के साथ स्कैम होने से बच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मैकेनिज्म आ गया। कौन सा? कि भाई एक थर्ड पर्सन आएगा जिसको नॉलेज होगी इन सब चीजों की, और वो आके चेक करेगा हमारे बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल्स। इसको हम और कुछ नहीं ऑडिट बोलने लगे। यही ऑडिट होता है कि भैया एक थर्ड पर्सन आता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करता है, ये जो भी बिजनेस एंटिटी है, जरूरी नहीं है कंपनी हो, जो भी बिजनेस एंटिटी है उसके फाइनेंशियल्स चेक करता है, और जो भी रिपोर्टिंग पार्टी, सॉरी, जो भी कंसर्न्ड पार्टी होती है उसको इन्फॉर्म करता है। ये होता है ऑडिट, सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल बेसिक हिंदी में, ठीक है। इसी को डेफिनेशन बना के बुक में लिखा हुआ है, उस पे भी जाएंगे। तो मैंने अभी वैसे आपको जो बताया वो ये बताया कि ऑडिट क्या है, क्यों आया, कि भाई पब्लिक है, पब्लिक पैसा लगा रही है, पब्लिक का पैसा डूब ना जाए, इसलिए ऑडिट लाना पड़ा। इसके अलावा और भी बहुत रीजन है जिसकी वजह से ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उन सभी को हम आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए ऑडिट है क्या और क्यों है। एक ब्रीफ में एक रीजन और बता देता हूँ ऊपर ऊपर से कि क्यों ऑडिट आया, क्या स्कैम चल रहा था मार्केट में। देखो, मिस्टर नॉट सो स्मार्ट ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था किसान मोटर्स लिमिटेड में। किस बात पे? कि भैया भैया इसका P&L जो है उसमें इसकी सेल दिख रही है 10 करोड़, और नेट प्रॉफिट दिख रहा है 50 लाख, ठीक है। अगला साल आया, अगले साल किसान मोटर्स को पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने क्या करा, फिर से नकली P&L बना दिया, 100 करोड़ की सेल दिखा दी और नेट प्रॉफिट दिखा दिया अब की बार 5 करोड़, ठीक है। और लेके और ये P&L लेके मिस्टर नॉट सो स्मार्ट बड़े खुश, सबको बताते फिरने कि भैया मेरी कंपनी ने 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना लिया, मेरे स्टेक्स हैं इस कंपनी में, ढिंडोरा पीट दिया। और इंडिया में ऐसा हिसाब होता है, इंडिया में आप अच्छी जॉब पे लगो, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छा पैसा कमाओ, उन सबसे पहले दो लोगों के कान खड़े होते हैं, पड़ोसी के, गवर्नमेंट के। और उसमें भी पड़ोसी नजर बाद में लगाएगा, गवर्नमेंट टैक्स पहले लगा देगी। करके देखो कभी, लाओ नई गाड़ी, पड़ोसी तो नजर भी बाद में लगाएगा, गवर्नमेंट टैक्स पहले लगा देगी। जब गाड़ी खरीदने जाते हो, बिल भरते हो, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ, ढिंडोरा पीटा मिस्टर स्मार्ट नॉट सो स्मार्ट ने। पड़ोसी से पहले गवर्नमेंट को पता लग गई, गवर्नमेंट पहुंच गई नॉक नॉक करते हुए। क्यों पहुंची? टैक्स। उसकी नजर मिस्टर 420 पे नहीं थी, उसकी नजर थी इस पे, नेट प्रॉफिट पे, कि भैया नेट प्रॉफिट 5 करोड़, टैक्स आएगा मोटा, सरचार्ज भी लगेगा, लाओ दो पैसा। मिस्टर 420 ने ऑफिस में बुलाया गवर्नमेंट के बंदे को, भैया क्या बात कर रहे हो, कहाँ से 5 करोड़ का प्रॉफिट, कहाँ से 100 करोड़ की शेयर, गलत अफवाह है, ज्यादा दिक्कत है तो कल आ जाना,
अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चेक कर लेना मेरे P&L। उन्होंने कहा ठीक है, असेसिंग ऑफिसर कल आता है, उससे पहले क्या कर देते हैं, मिस्टर 420 पेन के साथ साथ एक व्हाइटनर भी खरीद लेते हैं। और ये CR को हटा के कर दिया इन्होंने 100 करोड़ को कर दिया इन्होंने इरेजर से 1 करोड़। अगले दिन असेसिंग ऑफिसर आया, उसने कहा भाई लाओ P&L, ये ले जाके थमा दिया असेसिंग ऑफिसर को, चेक कर लो साहब। उन्होंने चेक करा कि हाँ भाई सेल भी 1 करोड़ है, नेट प्रॉफिट भी 5 लाख। मिस्टर 420 कह रहे हैं माई बाप, आप टैक्स लेने की बात कर रहे हो, यहाँ रिबेट क्लेम करके काम चल रहा है। न्यू स्कीम छोड़ो, जो ओल्ड स्कीम की भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है ना, उसमें आ रहा हूं मैं। जो ओल्ड स्कीम के अंदर जीरो टैक्स निकल सकता है, जहां तक 5 लाख तक जीरो टैक्स निकलता है ना, रिबेट मिल जाती है, उसमें आ रहा हूं मैं। तो गवर्नमेंट कहती है भाई बात तो ठीक है। मिस्टर 420 ने क्या कर दिया, यहाँ पे भी गवर्नमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट को ही लपेट लिया, गवर्नमेंट के साथ 420 ही। अब यहीं पे लेकिन अगर ऐसा हुआ होता कि यहाँ पे गवर्नमेंट वही मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेती जो कि CAX ने करा, सॉरी जो मिस्टर स्मार्ट ने करा था CAX को अपॉइंट करके, तो फिर क्या होता, एक CA आता, ये फाइनेंशियल इसके पास जाते, वो इन्हें चेक करता, इसमें गलती निकल जाती, गवर्नमेंट को सही टैक्स पहुंचता। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पहुंच रहा है, इन्होंने तो 5 लाख इनकम बताई ना, गवर्नमेंट को टैक्स पहुंच रहा है नील। और यहीं पे अगर ये 5 करोड़ ही रहता, तो लेट से इस पे अगर 30% भी टैक्स बैठता, वैसे तो ज्यादा ही आता, 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया गवर्नमेंट को, अगर ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट ना हो। इसलिए ऑडिट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसीलिए बड़ी एंटिटीज पे तो कंपल्शन है, कंपनीज हो गई, उनके ऊपर कंपल्शन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऑडिट क्यों है। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर लेते हैं अभी, फिर हम सीधा अपने चैप्टर पे जंप करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो ऐसा चल रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो चीज मैंने बताई ना कि केवल ये इरेजर पेंसिल, आजकल लोग ये नहीं खेलते, आजकल ना नई नई चीजें आ गई हैं। क्या, इरेजर पेंसिल वाली चीज कोई बच्चा भी पकड़ सकता है, ठीक है ना, जो अपने 11th 12th के नए नए बच्चे होते हैं वो भी पकड़ लेंगे इरेजर पेंसिल वाली गलतियां। लोग P&L अकाउंट में क्या करने लगे हैं, ये तो रही जी सेल्स, 1 करोड़ की, ठीक है, इन्होंने सारे खर्चे रखे, तो नेट प्रॉफिट इनका जो आया वो आया 15 लाख। इन्होंने क्या कर दिया, एक एंट्री और डाल दी, टू लॉस बाय हायर 1 लाख, टू लॉस बाय थेफ्ट 3 लाख, प्रॉफिट कम कर लिया अपना 11। मतलब मिस्टर 420 जैसे लोग जो थे वो ये काम करने लगे, तो CA लोग भी एडवांस हो गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट हुआ है ना, लाओ
इसकी एफआईआर दिखाओ। चोरी हुई है, एफआईआर कराई होगी, दिखाओ। अच्छा, स्टॉक चोरी हुआ है ना तुम्हारा, उसको परचेज तो किया होगा, परचेज बिल दिखाओ। अच्छा, चोरी कहीं से हुआ है, जहां से भी, उस जगह की कैमरा रिकॉर्डिंग। कैमरा नहीं है, कोई बात नहीं, विटनेस दिखा दो, जिनके आसपास जो रहते हैं उनको पता हो कुछ चोरी के बारे में। तो इस तरीके से बदमाशी करने वाले लोग भी थोड़ा सा एडवांस हो गए, उनको पकड़ने वाले जो सीए हैं, ऑडिटर्स हैं, वो भी एडवांस हो गए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें थी थोड़ा। इसके अलावा भी बहुत चीजें चलती हैं, लेकिन उनमें हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते। रीजन भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जितना आपको नॉलेज के लिए, बेसिक्स के लिए सफिशिएंट है, उतना आपको बताया जाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा ही बताया जाएगा। बट उन चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें टाइमली सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट भी लेने हैं। ठीक है, तो अब सीधा नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 बिगिनिंग। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपका नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा। चैप्टर 1 हेडिंग डालें, नाम लिखें, उसका पहला टॉपिक उसकी हेडिंग डाल दें, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। अब अगर इस पे नोट्स बनाने तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्या है कि बुक में तो यही चीज, ये टॉपिक 1.5 पेज का दे रखा है, 1 से 1.5 पेज। तो हमें 1 से 1.5 पेज तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हमें तो 3 लाइनें दिख रही हैं। देखो, ये 3 लाइन से 1 पेज भराना मेरा काम है। ठीक है, कैसे 1 पेज भरेगा वो चीज आपको सिखाना मेरा काम है। पूरा 1.5 पेज लर्न करना इम्पॉसिबल है, 3 लाइन लर्न कर पाना बहुत ईजी है। अगर पूरा 1.5 पेज लर्न करने बैठोगे, इम्पॉसिबल है सिलेबस निपटाना। ठीक है, और निपटा भी लिया तो फिर एग्जाम तक बचेगा नहीं, केवल एक ऑडिट थोड़ी है सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर इससे कैसे हम एग्जाम में 4 मार्क्स का आंसर लिख पाएंगे, वो चीज सीखनी है हमें, वो चीज सीखते चलेंगे साथ साथ। सबसे पहले आते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। क्या है मीनिंग ऑडिट का? देखो, एक बार आप लोग भी ध्यान से पढ़ना, मैं भी ध्यान से पढ़ता हूँ। Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with the view to expressing an opinion thereon. देखो, इसमें से ना मैं अभी थोड़ा सा बेटर समझने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं ना ये काट देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं इस डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये, अब एक बार इसको 1-2 मिनट लगा के अच्छे से पढ़ के देखिए। आई होप आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो इसमें निकल के क्या आया, अभी आप लोगों के अकॉर्डिंग जो निकल के आया होगा, मेरे को लगता है वो ये निकल के आया होगा कि ऑडिट एक एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ये तो हमें पता ही था। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देना, यानी कि एक ओपिनियन देना होता है उसके ऊपर। ठीक है जी, बिल्कुल सही समझा। अब इसको मैं एक एक वर्ड तोड़ के बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं, ऑडिट के लिए देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन वो बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं। चलिए, अच्छा ये नोट भी करना है, ठीक है ना, अपने नोट्स में। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है इसका, समझते हैं। इसके ऊपर तो पूरा टॉपिक है, और ये वर्ड इंडिपेंडेंस वर्ड जो है, ये आपको बहुत बार देखने मिलेगा ऑडिट में, तो इस बार यहीं पे अच्छे से समझ लेते हैं, सो दैट आगे
सो दैट आगे दिक्कत ना आए और आगे हम इजीली बिना टाइम वेस्ट करते हुए बार बार बढ़ पाए। अच्छा, आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, ठीक है, उसके बाद रुक जाना है, बाकी का नोट करना मैं बताऊंगा कैसे नोट करना है। इस वर्ड में ना दो वर्ड्स हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन में, एक इंडिपेंडेंट है और एक एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, अपने एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं। सी ए एक्स वाले, मिस्टर स्मार्ट ने सी ए एक्स को अपॉइंट किया था, ठीक है ना, कि भाई तुम चेक कर लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसान मोटर्स के सही है नहीं है। उन्होंने अच्छे से अपना काम करा, कमी भी निकाली कि भाई यहाँ और यहाँ कमी है, और वो चीज मिस्टर स्मार्ट को बता के उन्हें स्कैम होने से बचा लिया। यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, सी ए एक्स को मान लेते हैं कि वो हैं मिस्टर 420 के मिस्टर 420 जो है वो सी ए एक्स के साले हैं, ठीक है। अब एक चीज मुझे बता दो, सी ए एक्स को अपॉइंट किया गया किसान मोटर्स के फाइनेंशियल चेक करने के लिए, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने साले की कंपनी में कमी निकाल दें? लेट्स अज्यूम निकाल दी, कॉन्सिक्वेंसेज आप सभी को अच्छे से पता है, खाने में नमक नहीं मिलेगा, मिर्च तेज हो जाएगी, बेड पे सोने नहीं मिलेगा, और इन वर्स्ट केसेस घर के बाहर भी सोना पड़ सकता है, वो भी 3-4 दिन तक। ब्राउन हाउस होल्ड्स में से हम सब आते हैं, तो हम ये चीज रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, है ना, कि अगर मिस्टर सॉरी सी ए एक्स ने मिस्टर 420 की कंपनी में गलती निकाली, तो इनकी बहन यानी कि इनकी वाइफ जीना मुश्किल कर देंगी, जैसा कि हम लोग अपने घरों में भी देखते आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी ए एक्स के ऊपर एक इन्फ्लुएंस आ गया, यानी कि उनको पूरा खुले मन से काम करने का मौका नहीं मिल रहा, है ना। वो अगर कमी निकाल भी ले तो भी वो बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने आप खुद अकेले, मतलब अब जो उनके मन में आ रहा है वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो किसी और की वजह से, एक अलग पर्सन की वजह से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे, जिसे सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, एक होता है ना खुला हाथ दे देना किसी को, उनका हाथ खुला नहीं है, उनके ऊपर बंदिश है। इसी चीज को बोलते हैं इंडिपेंडेंस। यहाँ पे इस रिलेशन की वजह से उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस आ गया, उनको सोच समझ के काम करना पड़ रहा है, वो बुरा बोल ही नहीं सकते इस कंपनी के बारे में। इसी चीज को बोला जाता है इंडिपेंडेंस। हाँ, अगर ऐसा होता यहाँ पे कि ये चीज नहीं होती, फिर क्या होता, अच्छे से वो अपना काम करते, कमी निकालते और कमियां बताते भी। यहाँ पे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं जैसा उन्होंने करा, ठीक है ना, अगर वो रिलेशन वाला केस हटा, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंस। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसके लिए कीवर्ड्स के साथ लिखना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंस मीन्स, अच्छा ये चीज आपने लिखनी है, ठीक है ना, डेफिनेशन के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखना है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करके। इंडिपेंडेंट मीन्स दैट
judgment of a person is not subordinate to wishes or ये है इंडिपेंडेंस का मीन्स। इंडिपेंडेंस मीन्स दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन। अच्छा, यही चीज मैंने आप लोगों को बताई भी अभी एग्जांपल के थ्रू कि वहां पे जो जजमेंट था ना CAX का, दैट वाज सबऑर्डिनेट टू विशेस ऑफ किसके, मिस्टर 420, यानी कि उनका डिसीजन अफेक्ट हो रहा था 420 की वजह से। यानी कि जजमेंट और सबऑर्डिनेट तो इसमें कीवर्ड है, ठीक है ना, ये वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सादी बात क्या निकल के आई कि एक पर्सन का डिसीजन दूसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस या इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगला वर्ड क्या है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड जो है हमने बहुत बार सुना भी होगा, किसी भी चीज को एग्जामिन करना एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब इसके लिए कोई अलग से टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंस के लिए टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन है ऑडिट सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ एग्जामिनेशन के लिए नहीं। लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ना, एग्जामिनेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत, ठीक है। फिर भी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एग्जामिनेशन क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, CAX ने क्या काम करा था यहाँ पे, उसने बिल्स चेक करे सारे। ये क्या कर रहा है वो, एग्जामिनेशन ही तो कर रहा है वो, और क्या है। किसी भी चीज को एग्जामिन करना एग्जामिनेशन ही तो हो गया। फिर यहाँ पे इसने ये दोबारा बनाया P&L, ताकि वो असली नेट प्रॉफिट निकाल सके। ये क्या है, एग्जामिनेशन है ये भी। अच्छा, इसके अलावा और क्या, एक एग्जांपल और ले लेते हैं नया यहाँ पे, थोड़ा सा और टेक्निकल। देखो क्या हुआ, एक ऑडिटर ऑडिट पे जाता है जहाँ पे वो P&L चेक करता है। वो P&L देखने से पहले जब ऑडिट करने गया, वो देखता है कि भैया कंपनी की हालत है खस्ता, ऑफिस में AC छोड़ो, पंखा भी केवल शो पीस का काम कर रहा है, इतना घटिया ऑफिस, ठीक है। और कंपनी ने सेल दिखा रखी है 10 करोड़। उस कंपनी के ऑडिटर को ये बात समझ नहीं आई कि भैया हालत ऐसी ऑफिस की, बिल्डिंग ऐसी फैक्ट्री की कि भैया 4 इंसान खांसने तो गिर जाए, सेल 10 करोड़, ये कैसे। उसने सोचा मैं इसको करूंगा एग्जामिन, क्योंकि ये बात मेरे समझ में आई नहीं। उसने बोला ठीक है भैया, ये जो सेल है ना, मेरे को सेल चेक करनी है आपकी। उसने बोला मुझे अपनी सेल्स चेक करो। उसे सेल्स चेक करने में पता लगा कि जनरली कंपनी जो है 1 से 5 लाख के बिल्स बनाती है, मतलब 1 से 5 लाख की सेल करती है एक बारी में। लेकिन उसे एक बिल दिखता है उसको, ये 1 से 5 लाख की सेल से दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत नहीं है, उसके लिए ये है इम्पोर्टेंट मैटर, ये तो कंपनी नॉर्मली करती है। दिक्कत ये है कि एकदम से 40 लाख की सेल कैसे हो गई, ये कौन आ गया जिसने 40 लाख का माल ले लिया, बाकी सब तो 1 से 5 लाख का लेते हैं। कंपनी से पूछा गया,
कंपनी बताती है कि ये ना एक कंपनी है दूसरी, उसने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया है, ये थोड़ा अलग क्वालिटी का माल है। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी चेकिंग कराओ, एग्जामिनेशन करेंगे इसका। इसका एग्जामिनेशन कैसे कराया गया? 40 लाख की सेल थी जो, उसको एग्जामिन करने बैठता है ऑडिटर। उसने बोला भैया सबसे पहले तो इसका मेरे को बिल दिखा दो। दिखा दिया उन्होंने, लो जी ये रहा बिल। उन्होंने बोला इसकी टैक्स इनवॉइस दिखा दो, वो भी दिखा दिया उन्होंने। अच्छा, आपने बताया नहीं स्पेशल क्वालिटी का माल है, तो इसके लिए स्पेशल क्वालिटी रॉ मटेरियल रखा होगा। हाँ, उसके लिए मेरे को परचेज बिल दिखा दो, परचेज डिपार्टमेंट ले चलो और बिल दिखा दो। दिखा दिया जी उन्होंने बिल। फिर उसने बोला मुझे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले चलो, और ये स्पेशल क्वालिटी का माल है ना, तो इसके लिए स्पेशल चीजें लगी होंगी, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी टाइम लगा होगा। मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बुक दिखा दो, और उसकी एंट्री चेक करनी है कि भैया स्पेशल क्वालिटी के प्रोडक्ट सही में बने या नहीं बने। चेक करा दिया उन्होंने। फिर वो बोलता है ऐसा करो, मेरे को ना गुड्स डिस्पैच नोट दिखाओ। गुड्स डिस्पैच नोट क्या होता है? जब भी किसी कंपनी में, जनरली बड़ी कंपनीज तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो करती हैं कि ये हमारी फैक्ट्री है, इससे जब भी माल निकलना होता है ना, तो गेट पे गार्ड बैठे होते हैं, वो माल तभी बाहर निकलने देते हैं जब गुड्स डिस्पैच नोट उनको इशू करा जाता है। यानी कि जब भी माल बाहर निकलना होगा फैक्ट्री से, तो गुड्स डिस्पैच नोट बनेगा और वो इशू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, गुड्स डिस्पैच नोट भी दिखा देंगे। दिखा दिया गुड्स डिस्पैच नोट। अच्छा, आपने ये ट्रक से भेजा होगा ना माल, हाथ से तो छोड़ने नहीं गए होंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, ट्रक से ही भेजा है। ट्रांसपोर्ट वाले का बिल दिखा दो, जिसको हम बिल टीवी बोलते हैं, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बिल टीवी बोला जाता है। तो ट्रांसपोर्ट वाले का बिल दिखा दो। उन्होंने वो भी दिखा दिया। सीए फिर पूछता है कि भैया अच्छा लास्ट एक चीज दिखा दो, फिर मैं पक्का मान जाऊंगा ये बिल्कुल लेजिट है। ये जिसे बेचा है ना, जो इसका बायर है, उससे पूछवा दो। बायर से पूछवा दिया। बायर ने बोला हाँ जी मेरे पास माल आया है। बस, सीए मान लेगा कि ये ठीक है। अब वो कंपनी के पीछे नहीं पड़ जाएगा कि तुम इसे गलत मानो। कंपनी ठीक है तो वो हरी झंडी देगा उसे, जबरदस्ती रेड फ्लैग नहीं दिखाएगा वो उसको। ठीक है, इतना सीए के लिए काफी है, कंपनी का इतने देने में जान निकल जाएगी। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज क्या हो सकती थी, थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिकल ज्ञान दे देता हूँ। सपोज ये जो कंपनी जिसका ऑडिट चल रहा था ना, इसका नाम है एच लिमिटेड, और इसकी एक सब्सिडरी है एस लिमिटेड। ये जो 40 लाख की सेल है ना, ये इन्होंने इसको दिखाई रखी, रियल में नहीं करी सेल, दिखा दी एस लिमिटेड को करिए। इससे क्या हुआ, एच लिमिटेड की सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ के दिख गया बुक्स में। अच्छा, साथ ही साथ क्या कर रहे थे ये लोग ना, एस लिमिटेड की बुक्स में भी एंट्री पास कर दे रहे थे। भाई ये तो होल्डिंग है ना कंपनी, वो उसकी बुक्स इजीली एक्सेस कर सकती है, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं उस कंपनी को। तो ये काम कर रहे थे। फिर साथ ही क्या कर रहे थे, एच लिमिटेड है ना, ये एस लिमिटेड से खरीद रहे थे, सेल्स दिखा रहे थे, रियल में नहीं खरीद रहे थे, सेल्स दिखा रहे थे। एस लिमिटेड का भी प्रॉफिट बढ़ जा रहा था। लेट से इसने 20 लाख की दिखा दी, तो ये ना आपस में ही सेल सेल खेले जा रहे थे। इन ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा आपने, बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स।
है ना। तो इन ट्रांजेक्शन्स में हाईली रिस्क इन्वॉल्व होता है, और इस तरीके से खेल चलता है। अब ऑडिटर आएगा, वो चेक करेगा, उसे अगर पता लग गया कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, फिर वो कहेगा भैया एस लिमिटेड की भी चेक करूंगा मैं, तो माल गया, फिर वहां से कहाँ गया, सच्ची में बेचा नहीं बेचा, कहीं वो ये दोनों कंपनी आपस में सेल सेल तो नहीं खेल रही प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो ये मोटा मोटा एक आइडिया है एग्जामिनेशन क्या है, कैसे चलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एक साथ जब पढ़ेंगे तब क्या बनेगा वो। देखिए इंडिपेंडेंट मतलब कोई पर्सन जिसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिन करना। तो यानी कि ऑडिट क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके एग्जामिनेशन करेगा किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, इसको हाईलाइट करना है। डेफिनेशन आपने लिखी होगी ऊपर, उसमें हाईलाइट करके चलिए। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी मतलब ये हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा इसका, इस डेफिनेशन का। एनी एंटिटी से मतलब है कि भैया वो चाहे प्रॉफिट बनाती हो ना बनाती हो, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, चाहे वो प्रॉफिट बनाए, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडिया की बहुत फेमस और बहुत बड़ी फाउंडेशन है स्माइल फाउंडेशन। अब चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या स्माइल फाउंडेशन, दोनों में से कोई भी ऑडिट करा सकता है। अच्छा, अगली चीज, चाहे छोटी बड़ी मीडियम साइज कैसी भी फर्म, कैसी भी कंपनी, कैसी भी हो वो बिजनेस एंटिटी, या बिजनेस एंटिटी ना भी हो, ठीक है, तो साइज मैटर नहीं करता। ओके, साइज मैटर नहीं करेगा इस केस में भी। यानी कि चाहे हम क्रोमा की बात करें, या हम विजय सेल्स की बात करें, या हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी हो, मीडियम साइज की या छोटी सी हो, फर्क नहीं पड़ता साइज से। तीसरी बात क्या है कि भैया कैसी भी एंटिटी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, कंपनी भी कैसी भी चलेगी, ओपीसी और अपना प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट एलएलपी। इसके अलावा अच्छा एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो ये सोसाइटी की जो एसोसिएशन है ना, ये ईयर एंड के अराउंड एक दो महीने बाद, यानी अप्रैल मई में, हर लिफ्ट के बाहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो पेश करती है। तो यानी कि जो एसोसिएशन होती है ना, वो भी ऑडिट करा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एसोसिएशन, बीओआई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने देखा एंटिटी कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रॉफिट के लिए करती हो काम या नहीं करती हो, साइज कुछ भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, हर एंटिटी करा सकती है अपना ऑडिट। आगे वही बात लिखी हुई है इसमें कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, उसका साइज लीगल फॉर्म कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला,
when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, मतलब ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा इसमें। एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम अपने एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। क्या हुआ सीएक्स के केस में, सीएक्स अगर जाते एग्जामिनेशन करते, ये सब करते, बट वो उससे ओपिनियन नहीं बनाते, तो वो ऑडिट नहीं कहलाता। यानी कि यहाँ पे इन्होंने ओपिनियन बनाया कि भाई कंपनी फ्रॉड कर रही है, स्कैम कर रही है, ये हो गया ओपिनियन बनाना। ठीक है। अब ओपिनियन बना के उसे एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर वो ओपिनियन बना लेते भाई कंपनी बहुत गंदी है, कंपनी स्कैम कर रही है, बट उसको वो मिस्टर स्मार्ट को नहीं बताते, तब भी वो ऑडिट नहीं कहलाता। उन्होंने एग्जामिनेशन करा, ये एग्जामिनेशन करा और फिर मिस्टर स्मार्ट को बताया, तभी वो ऑडिट है। अगर इसमें से एक भी चीज गायब होती ना, कि वो बताना भूल जाते या फिर वो ओपिनियन नहीं बनाते, तो फिर ऑडिट नहीं कहलाता, वो केवल एग्जामिनेशन ही कहलाता है। यानी कि एग्जामिनेशन और ऑडिट में डिफरेंस भी पता लगा हमें। एग्जामिनेशन मतलब केवल चेकिंग करना, एग्जामिन करना। ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन पे ओपिनियन बनाना, फिर उसको एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना। ओके। अच्छा, एक्सप्रेस करने को लेके ना कुछ बातें हैं। ओपिनियन जो एक्सप्रेस होता है ना, ऑडिट रिपोर्ट में होता है, और होता इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एसेज। एसेज ये क्या लिख दिया, एएस होते हैं ना, गलत पढ़ा रहे हो? नहीं, गलत नहीं पढ़ा रहा। देखो इधर, हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, उसमें होते हैं एएस, है ना। इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है, ये चीज हमें हमारे अकाउंट्स के टीचर ने बताई है। लेकिन ये चीज बोलता कौन है, मतलब ये चीज उनको कहाँ से पता लगी, AS2 से, है ना। ऐसी ऑडिट में जो चीजें हैं वो बताते हैं हमें ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं नहीं बता रहा, या कोई और टीचर जो पढ़ा रहा है ऑडिट में वो नहीं बता रहे, वो चीजें एसेज के अंदर से निकल के आई हैं। ठीक है ना। तो जैसे अकाउंट्स में एएस होते हैं, ऑडिट में ऐसे होते हैं। अच्छा, अब ये क्या वर्ड लिखा था आपने, ऑडिट रिपोर्ट। देखो, चैप्टर 8 है ना आपका, ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ही है। मैं सिंपल बता देता हूँ क्या होता है अभी के लिए, ऊपर ऊपर से। हमने ऑडिट किया, ओपिनियन बनाया, ओपिनियन को हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। तो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट, बहुत कंसाइज वे में बोलूं, क्या ये रिजल्ट ऑफ ऑडिट नहीं है, अगर छोटा करके बोला जाए तो? बिल्कुल। चैप्टर 8 के अंदर हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, कैसे बनाते हैं, क्या किस तरीके से ओपिनियन फॉर्म होता है, और ऑडिट रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करना होता है, क्या सब है, वो सब चैप्टर 8 में है। ठीक है। तो उस पर दिमाग घुमा मारेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, हम एक ओपिनियन बनाते हैं। ओपिनियन मतलब जैसे कि पड़ोस वाली आंटी हमें
देखकर ओपिनियन बनाती हैं। आप टेनेंट अगर हो कहीं पे, पीजी में रहते हो, तो आपके ओनर ने आपको देख के बनाया था, है ना। तो वैसी जो ओपिनियन होता है जो ऑडिटर बनाता है किसी भी बिजनेस एंटिटी का, वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एसेज, यानी कि जिस तरीके से ऐसे बोले उस तरीके से बना के ओपिनियन एक्सप्रेस करता है वो। ठीक है, ये थी अपनी डेफिनेशन ऑडिट की। अगर कोई हमसे मीनिंग और नेचर ऑफ ऑडिट पूछेगा एग्जाम में, तो हम ये 3 लाइनें लिख के आएंगे। हमें किस तरीके से लिखना है आंसर वो सीखते हैं। हमें ये 3 लाइनें लिखनी है एज इट इज। इसको तो मार लो डबल टिक कि भाई ये एज इट इज ही लर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद का काम बिल्कुल ईजी है, इसके बाद काम कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, 4 मार्क्स पक्के। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पहला पॉइंट बनेगा डेफिनेशन लिखने के बाद, और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ये चीज कि भैया इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन। और ये चीज लिखेंगे कि एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट of his entity so that he can express a fair opinion, वो एक साफ सुथरा ओपिनियन, करेक्ट ओपिनियन दे सके। दूसरा पॉइंट मैंने बताया एनी एंटिटी, यही चीज लिखनी है कि भैया प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट में बी डन फॉर अ बिग स्मॉल और मीडियम एंटिटी, एनी एंटिटी विद any legal form, whether firm, firm, company, LLP, etc., etc., may conduct audit। बहुत ज़्यादा ही लिखना है, एग्जाम्पल डाल दो। इस केस में भी बहुत ज़्यादा ही लिखना है, एग्जाम्पल डाल दो कि कब कब इंडिपेंडेंस आपको लगता है कब कब इंडिपेंडेंस नहीं है। जैसे कि मैंने रिलेशन वाला बताया कि आपके ऑडिटर का रिलेशन निकल गया डायरेक्टर से, है ना, तो वहाँ इफेक्ट कर जाएगा उसको रिलेशन। अब तीसरा पॉइंट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, तो ये लिख दो द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑडिट रिपोर्ट। द ओपिनियन शुड बी फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एसे। ऑडिट रिपोर्ट में करेगा ऐसे के अकॉर्डिंग करेगा। इसको कैसे लिखेंगे, यहीं पे 1 to 3 पॉइंट बनाओ। इंडिपेंडेंस के लिए नीचे अलग से लिख दो, एनी एंटिटी को हाईलाइट कर लो और 2 मार्क कर लो। उसके अंदर लिखना क्या है वो आपको पता ही है, ये बातें ही लिखनी है ना। बहुत है तो एग्जाम्पल नोट कर सकते हो जो मैंने लिखवाया। तीसरा पॉइंट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, और इसी में ना यहाँ पे लिख लो ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे, ये 2 चीज। अब आपका 3 लाइन में आपका 1.5 पेज रट गया, 3 लाइन रटने से, इससे अच्छी चीज और क्या होगी। अच्छा, अब जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एंड आज आपका पहला लेक्चर था, तो हम अभी ऑन टाइम चल रहे हैं बिल्कुल। मेरे को अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे अगला टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक मेरे को कराना था इस आज की क्लास में, ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें 20 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट अराउंड क्लास वाइंड अप करने में, आज की चीज़ें एक्सप्लेन करने में लास्ट टाइम। ठीक है, तो हमारा 1.5 घंटे में लेक्चर ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लें। नया सब्जेक्ट है, हेक्टिक लग सकता है, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सो वेलकम बैक एवरीवन, आई होप आप लोग ब्रेक लेके फ्रेश हो गए होंगे। हम अपना लास्ट कॉन्सेप्ट जो है आज का, ऑलमोस्ट आधे घंटे का लेक्चर और बचा है, तो
उसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से, समझते हैं हर चीज अच्छे से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। इसको मैं बुक से पढ़ाने के पहले एक बार ब्रीफ दे देता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। देखिए ऐसा है, मैंने आपको जो बताया ना पीछे कि भाई पब्लिक एट लार्ज के साथ स्कैम हो सकता था, गवर्नमेंट के साथ स्कैम हो सकता था, उसके उसको बोलेंगे हम नीड्स ऑफ ऑडिट, की ऑडिट क्यों की चाहिए था। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, है ना। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर जो है वो है डिफाइंड एसए नंबर 200 में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर हैं क्या, दो है केवल। सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूड करो तो टू ऑब्टेन आरए अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दूसरा टू एक्सप्रेस ओपिनियन। सिंपल, ये दो वर्ड तो लर्न कर ही सकते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक बार यही लर्न करने की कोशिश करते हैं। दो हैं ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला टू ऑब्टेन आरए, दूसरा टू एक्सप्रेस ओपिनियन। देख टू एक्सप्रेस ओपिनियन वाला पॉइंट आपको पहले भी आता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। टू ऑब्टेन आरए क्या है ये, शुरू कर। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट एज डिफाइंड बाय 200, ये क्या लिखा है इतना बड़ा सा। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ, ये ना ऐसे 200 का नाम है। जैसे अपना अकाउंट्स में होता है ना कि, जैसे अपना अकाउंट्स में होता है ना AS2 इन्वेंटरी, वैसे ही अपना यहाँ पे होता है ऐसे 580 है जैसे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो हम ना ऐसे को ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले उसका नंबर फिर उसका नाम, जैसे हम AS को लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस ऐसे का नाम ही है, इतना बड़ा नाम। हाँ, तो हेडिंग डाल लीजिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, और यहाँ पे ना ब्रैकेट में ऐसे 200 लिख लेना। क्या ऐसे नंबर लर्न करने पड़ेंगे, हाँ। टफ है लर्न करने, नहीं। देखो लॉ में सेक्शन नंबर हमें ऑलमोस्ट आधे तो लर्न रहते ही हैं, है ना। उससे भी कम ऐसे नंबर है अपने सिलेबस में, तो आराम से लर्न हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। ये वर्ड पहली बार पढ़ा है। देखिए ये वर्ड भी बहुत टेक्निकल वर्ड है ऑडिट का, इसको समझते हैं अलग से। इसको समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल बना लेता हूँ। एक लड़का है राहुल, ठीक है। इसकी एक महिला मित्र है जिसका नाम है, और एक है इसका चडी वडी, जो बिल्कुल दोस्त बेस्ट फ्रेंड होता है ना बचपन वाले, वैसे। ये क्या करता है, इन दोनों को मिलवा देता है ना। अब एज पर ब्रो कोड,
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन दोनों का विंग बॉय बने, है ना। रोहित के लिए इतना तो कर ही सकता है, वो चड्डी बड़ी है उसका, ठीक है। और ऊपर से चलो और अच्छा ले लेते हैं एग्जांपल, रोहित है पैदाइशी सिंगल लड़का। अब तो ब्रो कोड के अकॉर्डिंग राहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनके बच्चों का चाचा बने, ठीक है ना। राहुल क्या करता है, इन दोनों को मिलवा देता है। अब सुरभि रोहित को तो जानती नहीं अच्छे से, सुरभि जानती है राहुल को। सुरभि गई राहुल के पास पूछने के, भैया रोहित कैसा लड़का है। अब राहुल अगर ऐसा बोले कि रोहित तो एक नंबर लड़का है, बहुत अच्छा, मतलब उससे अच्छा लड़का ही नहीं देखा मैंने, मेरी गारंटी है इससे अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा, एकदम साफ मन का। क्या बोला उसने, मेरी गारंटी है, यानी कि पक्का दावा जब वो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑडिट की लैंग्वेज में एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यानी कि पक्की गारंटी देना, 100% श्योरिटी देना कि भैया रोहित में कोई कमी है ही नहीं। लेकिन अगर राहुल ऐसा करे, वो बोले कि सुरभि मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है, बट तू अपने आप देख ले, यहाँ पे वो पक्की गारंटी नहीं दे सकते, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अच्छा सॉरी, जहाँ पे वो पक्की गारंटी नहीं दे सकते उसको हम बोलेंगे रीजनेबल एश्योरेंस, है ना। जहाँ गारंटी हो गई वहां पे तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो ही गया। जहाँ पे पक्की गारंटी नहीं दे सकते, वो बोल रहा है कि मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है मेरे को बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता इसकी। इसको बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। उसने उसकी बड़ाई करी, उसने बोला वो सही है, लेकिन उसकी गारंटी लेने को रेडी नहीं है। इस चीज को रीजनेबल एश्योरेंस बोलते हैं। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस में हम पूरा हाथ नहीं झाड़ लेते कि भाई मैं तो जानते ही नहीं, मेरे से लेने देना नहीं है। हम बोलते हैं कि हाँ, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं, लेकिन पूरी गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, वो लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा ये ना ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपने नोट करने हैं, हेडिंग डाल ली, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है ये पहले नोट करेगा, उसके बाद में जो पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ वो नोट करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए। रीजनेबल एश्योरेंस के लिए हम तीन चीजें लिख लेते हैं। इट इज अ हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ गारंटी, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तीसरी चीज, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यानी कि यानी कि ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो राहुल ने दी थी रोहित के लिए, वो ऑडिटर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यार कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए ऑडिटर को,
लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नकली थे। ऑडिटर का तो काम केवल वेरिफिकेशन करना है ना। ऑडिटर ने तो अपना काम अच्छे से करा, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे, कंपनी को ग्रीन चिट दे दी। लेकिन आगे चल के कंपनी की पकड़ी गई चोरी। तो वो ऑडिटर गारंटी इसी वजह से नहीं लेता कि वो अपना काम ढंग से करे। तो कंपनी अगर कल को फ्रॉड करती भी है, उसके ऊपर कोई बात ना है ऑडिटर के ऊपर। ऑडिटर अपना क्लीन रहे, इसलिए वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। और ऊपर से दूसरी चीज सिंपल सी है भाई, कंपनी अलग है, ऑडिटर अलग है। हम अपने काम की गारंटी ले सकते हैं, दूसरे के काम की गारंटी आज की डेट में कोई नहीं ले सकता। इसीलिए ऑडिटर भी रीजनेबल अश्योरेंस ही लेता है। अच्छा, अब इसका ना कुछ रीजंस हैं इसके। ऑडिटर के रीजनेबल अश्योरेंस लेने के कुछ रीजंस हैं, मतलब उन रीजंस की वजह से वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस यानी गारंटी नहीं ले पाता। उन रीजंस को हम बोलते हैं ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट limitations ऑफ ऑडिट। अभी जो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है ना, ये एक अलग टॉपिक है चैप्टर 1 में। ऑलमोस्ट परसों की क्लास तक ये टॉपिक पर हम पहुंचेंगे, तो ये हम वहाँ पे समझेंगे क्या होती हैं। लेकिन अभी इतना बता देता हूँ कि कुछ ऑडिट की खामियां हैं, कुछ कमियां हैं ऑडिट की, जिसकी वजह से हम क्या नहीं ले सकते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। पहला पॉइंट हो गया रीजनेबल एश्योरेंस। अब आते हैं वापस अपने ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव होता है that is to obtain reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई गलतियां ना हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है वो समझते हैं। दूसरा पॉइंट है मटेरियल देखिए, दो वर्ड को मिला के बना है, मटेरियल एंड मिसस्टेटमेंट। पहले मिसस्टेटमेंट वर्ड को समझ लेते हैं। मिसस्टेटमेंट वर्ड को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ ना, तो मैं मिसस्टेटमेंट वर्ड को बोलूंगा गलतियां या कमियां। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती कुछ कमी है, उसको हम मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे था इन लोगों ने 5 लाख को 50 लाख बनाया, 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाया। क्या ये गलतियां हैं? हाँ, गलतियां ही तो हैं। तो ये मिसस्टेटमेंट कहलाएंगी। ठीक है। अब ना इस वर्ड के दूसरे वाले वर्ड पे चलते हैं, जो कि था मटेरियल। मटेरियल वर्ड का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट। मतलब सब्सटेंशियल अमाउंट मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो कि मैटर करेगा एक एंटिटी को। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में मैनेजर ने क्या कर रखा है, मैनेजर ने 2 लाख रुपए का घपला कर रखा है। उसने 2 लाख रुपए का माल ब्लैक में डील कर रखा है। 2 लाख रुपए की 2 नंबर का माल डील कर रखा है उसने, 2 लाख रुपए का। ठीक है।
अब क्या ये 2 लाख रुपए के पीछे रेस्पेक्टेड गौतम अडानी जी अपने मैनेजर के पीछे भागते फिरेंगे कि भाई 2 लाख रुपए ला के दे, 2 लाख रुपए ला के दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पता भी नहीं लगेगा, फर्क तक नहीं पड़ेगा। तो ये चीज इनके लिए जो है ना, ये चीज जो है, ये मिसस्टेटमेंट तो है, यानी गलती तो है, लेकिन ये चीज मटेरियल नहीं है। अच्छा जी, इसी एग्जांपल में क्या करते हैं, अगर ऐसा होता कि यहीं पे 2000 करोड़ की बात होती, 2000 करोड़ का माल ब्लैक में डील हुआ, फिर क्या वो गलती है, यानी कि मिसस्टेटमेंट है? बिल्कुल है। क्या वो मटेरियल अमाउंट है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है? क्या उससे अडानी जी को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अडानी इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ेगा पूरी। तो यानी कि अगर कोई चीज मिसस्टेटमेंट है तो जरूरी नहीं है वो मटेरियल भी हो। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट वही अमाउंट होगी जो कि मटेरियल भी है और मिसस्टेटमेंट भी है। यानी कि ये अमाउंट, सॉरी, यानी कि ये केस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एमएम बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, और ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्योंकि ये मटेरियल भी है और मिसस्टेटमेंट भी है। तो दो वर्ड को ऐसे ब्रेक डाउन करके सोचना है हमें जब भी हमारे सामने सिचुएशन है ना, कि कोई भी केस में ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, तो ऐसे दोनों वर्ड ब्रेक डाउन कर लो। पहले तो देखो कि वो मिसस्टेटमेंट है या नहीं, फिर देखो मटेरियल है या नहीं। अच्छा, अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे। हम्म, पप्पू पप्पू स्वीट्स, ठीक है, इनकी ना साल की सेल है 10 लाख रुपए की। इनका मैनेजर 2 लाख रुपए की घपलेबाजी कर देता है। क्या ये अमाउंट इनके लिए मटेरियल है? जी बिल्कुल है। क्या ये मिसस्टेटमेंट यानी कि गलती है? बिल्कुल है। ये इनके लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाएगा। मालिक जूते चप्पल लेके भागेगा मैनेजर के पीछे, समझ रहे हो? यानी कि जरूरी नहीं है अगर कोई अमाउंट एक कंपनी के लिए मटेरियल नहीं है तो वो दूसरी कंपनी के लिए भी नहीं है। मटेरियलिटी हर कंपनी के लिए अलग अलग होती है। अच्छा, इसमें एक बात और, हर कंपनी के लिए तो अलग होती है, साथ ही साथ हर आइटम के लिए भी अलग होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अडानी पोर्ट्स का। अडानी पोर्ट्स के केस में कंटेनर है, ठीक है, अडानी पोर्ट्स के केस में कंटेनर 100 करोड़ के आएंगे ना, तब जाके वो मटेरियल माना जाएगा, ठीक है ना। 100 करोड़ के आसपास के मटेरियल माने जाएंगे कंटेनर के केस में। लेकिन अगर अडानी पोर्ट कार खरीद ले 100 करोड़ की, तो वो तो मटेरियल है ही। साथ ही साथ अगर वो 1 करोड़ की कार भी खरीद रहा है ना, तो भी मटेरियल है, क्योंकि भाई अडानी पोर्ट का तो बिजनेस है कंटेनर्स में डील करना, है ना। 100 करोड़ के कंटेनर आ जाए, मटेरियल है। 1 करोड़ के कंटेनर आ जाए, मटेरियल नहीं है। लेकिन 1 करोड़ की कार आना मटेरियल है, क्योंकि वो उनका काम ही नहीं है। अडानी पोर्ट्स में दिन के 1 करोड़ के कंटेनर आ जाते होंगे आराम से, उससे बहुत ज्यादा के आ जाते होंगे। तो वो उनका डेली का काम है। 1 करोड़ के कंटेनर आना आम बात है उनके लिए।
लेकिन 1 करोड़ की कार आना बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि मटेरियलिटी एक सब्सटेंशियल अमाउंट को बोला जाता है। साथ ही साथ एक अमाउंट जो किसी एंटिटी के लिए मटेरियल है, दूसरी एंटिटी के लिए मटेरियल होना जरूरी नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर का काम क्या है, फिर से पढ़ते हैं पूरा एक साथ, जहां तक करिए। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, यानी कि रीजनेबल अश्योरेंस लो, गारंटी मत लो, रीजनेबल अश्योरेंस लो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, अब एक बात और बताना चाहूंगा। ये जो मिसस्टेटमेंट्स है ना, दो तरीके से हो सकती हैं। फ्रॉड और एरर। फ्रॉड और एरर, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बिल्कुल, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। किस वजह से है फर्क? इंटेंशन की वजह से है भाई। फ्रॉड जो होता है वो होता है इंटेंशनल, एरर जो होता है वो होता है अनइंटेंशनल। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है, एरर गलती से हो जाता है। अपने एग्जांपल में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। यहाँ पे इस केस में अगर ऐसा होता कि भाई कंपनी का प्रॉफिट तो था 5 लाख और 1 करोड़, ये ओरिजिनल अमाउंट था, है ना। कंपनी का अकाउंटेंट यहाँ पे 10 करोड़ लिखना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि 10 करोड़ की सेल अगर हुई कंपनी की तो 10 करोड़ लिखेगा। ये 10 करोड़ की सेल लिखते टाइम ऐसा होगा। अब ये 0 भी लग रहा है, 6 भी। उसने क्या करा, इसको 6 मान के 16 करोड़ की सेल समझ ली और नेट प्रॉफिट बढ़ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये थी गलती। लेकिन उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, वो है फ्रॉड। ये उन्होंने जानबूझ के करा, दूसरे वाले केस में गलती थी, ठीक है। ये होता है फ्रॉड और एरर में फर्क। तो ये बनेगा हमारा तीसरा पॉइंट इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। यानी कि गलती कैसे भी हो, फ्रॉड या एरर पता होनी चाहिए। और गलती भी कौन सी पता होनी चाहिए, कौन सी पता हो के मतलब निकाल देनी चाहिए। फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट लिखा है ना, यानी कि कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए, मटेरियल वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, मिसस्टेटमेंट तो चलेगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी गलती अलाउ है, बड़ी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय। ये पॉइंट तो वही है जो ऊपर तीसरा पॉइंट था। अब यही ऑडिट की ब्यूटी है। जो पॉइंट यहाँ पे तीसरा पॉइंट बन रहा था, जो पॉइंट ऊपर में तीसरा पॉइंट बन रहा था, वो पॉइंट नीचे में दूसरा पॉइंट बन गया। बार बार लर्न करने का झंझट ही खत्म। भाई लैंग्वेज तो यहाँ पे अलग है, कोई बात नहीं, मीनिंग दोनों का सेम है। सेम पॉइंट ऊपर से उठा के नीचे लिखोगे तो भी चलेगा। और लिखना कैसे, इसी तरीके से, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, और इसी में लिख लेंगे हम ऑडिट रिपोर्ट में। ऐसे वाला पॉइंट तो यहाँ पे कवर हो ही गया ना, ऑडिट रिपोर्ट वाला नहीं, वो हम लिख देंगे। तो यानी कि इसमें हमने 2 पॉइंट देखे, ठीक है। 2 पॉइंट लिखने पे मार्क्स मिल जाएंगे, ये ए और बी पॉइंट नहीं, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसे मैंने करा है।
पहला पॉइंट ये एक्सप्लेन होगा, दूसरा पॉइंट ये एक्सप्लेन होगा, तीसरा पॉइंट ये एक्सप्लेन होगा। क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है? रीजनेबल अश्योरेंस की एक्सप्लेनेशन मैंने लिखवा दी है। मटेरियल स्टेटमेंट की क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि भैया हर हर मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं होती, ऑडिटर को केवल कंसर्न ही उससे है जो मटेरियल है। ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद दोज मिसस्टेटमेंट व्हिच आर मटेरियल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे लिखेंगे, अ मिसस्टेटमेंट दैट is material for one entity could not be material for another। वही चीज जो मैंने समझाई कि भाई इन्हीं के लिए 2 लाख रुपए मटेरियल है, इनके लिए 2 लाख रुपए मटेरियल नहीं है। फ्रॉड और एरर बता दो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड इज इंटेंशनल एंड एरर इज अनइंटेंशनल। सिंपल लिख दो। मिसस्टेटमेंट्स कुड बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर, दोनों में से किसी भी चीज की वजह से हो सकती है। चौथा पॉइंट, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन करा है वैसे ही यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देंगे एक लाइन में। 3-4 लाइन का ये कंटेंट हो गया इतना, और 3 लाइन का रीजनेबल अश्योरेंस, 2-3 लाइन का मटेरियल स्टेटमेंट, 1-2 लाइन का फ्रॉड एंड एरर, और 1-2 लाइन का रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा पेज भर गया। बुक में भी 1.5-2 पेज भर रखा है इसी चीज के ऊपर। 1.5-2 पेज लिखना नहीं, 1 पेज लिखना है, वो हम यहीं से बना सकते हैं। तो क्यों पढ़े बुक से जब इतना सा रटने पे पूरा रट जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ डालने पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे है कि भैया इसमें हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि वो एक हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस है, वो डिफरेंट है एब्सोल्यूट एश्योरेंस से, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह से हम नहीं ले सकते। बाकी इसमें कुछ कीवर्ड्स नहीं है, इसमें भी कीवर्ड्स नहीं है, और रिपोर्ट वाले में भी कीवर्ड्स नहीं है। तो हमारा आज का टारगेट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। कीवर्ड्स यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ओके। तो एक बार वाइंड अप करते हैं सब कुछ हमने क्या क्या करा आज। ये हमारे स्मार्ट नोट्स हैं, ठीक है। आपको स्मार्ट नोट्स का जो भी कॉस्ट वगैरह रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी आप स्मार्ट नोट्स को ऑर्डर कर लें ताकि आप इजीली कंसल्ट कर पाएँ। देखिए अब हमने जो करा है अराउंड 1-1.5 घंटे, हमने 1.5 घंटे अराउंड क्लास ली, जिसमें से शुरू का आधा घंटा बेसिक्स का था, उसको निकाल देते हैं। 1 घंटे की क्लास हमने ली है, अब उसको रिवाइज करने में यहाँ से कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितने हेल्पफुल है। सबसे पहला टॉपिक, मीन्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट irrespective of its size, legal form, when such an examination is conducted with a view of expressing an opinion thereon। सिंपल कुछ नहीं, 3 पॉइंट हाईलाइट कर लो। जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एनी एंटिटी, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ये 3 वर्ड याद रखो, डेफिनेशन बन गई। इसी को हम अब इलेबोरेट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या था? इंडिपेंडेंस का मतलब था डिसीजन ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू डिसीजन और टू विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन। और ये लिखना है कि ऑडिटर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग ऑडिटेड। और ये एन एंटिटी गलती से हो गया यहाँ पे, एनी एंटिटी हुआ, ठीक है। तो एनी एंटिटी में क्या लिखना था? वही 3 बातें जो आगे डेफिनेशन में लिख रखी है ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। एग्जाम्पल लिख देंगे,
एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन में क्या लिखना था, चाहे तो एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन के लिए यहीं पे ऐड कर सकते हो स्मार्ट नोट्स में, एक पेन लेके, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन अकॉर्डेंस विद एसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही करना है, ठीक है। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट है, ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है, रीजनेबल एश्योरेंस, ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट, और ये फ्रॉड और एरर, एंड डब्ल्यू मीन्स वेदर, ठीक है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्या क्या पॉइंट थे इसमें से, एक ये अलग पॉइंट था, एक ये अलग पॉइंट था, और एक ये रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में क्या थी, हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट गारंटी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस से अलग है, और हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है। FFMM फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट मटेरियल नहीं होती, जो स्टेटमेंट किसी के लिए मटेरियल है वो दूसरे के लिए वो जरूरी नहीं है। फ्रॉड और एरर दोनों अलग अलग होते हैं, मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकती है, एरर से भी, दोनों में इंटेंशन का फर्क है, एक इंटेंशनल है दूसरा अनइंटेंशनल है। तीसरा पॉइंट, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एसए, इसमें भी यहीं पे ऐड कर लो, ये तो ऊपर वाले पॉइंट से सिमिलर था ना, ऊपर वाला जो थर्ड पॉइंट है ये इसी के तो सिमिलर है, वो इसको कैसे लिखें, एएस सॉरी एसए और एआर वाली बात, ऑडिट रिपोर्ट लिख दो, ऐसे वाला ऑलरेडी पॉइंट इंक्लूड है यहाँ पे। हो गया सब रिवाइज, मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे, सारा कंटेंट रिवाइज कर लिया हमने, दोनों टॉपिक भी, उनके अंदर जो कीवर्ड है वो कीवर्ड का कंटेंट भी रिवाइज कर लिया अंदर का, तो इसलिए ये चीज़ आपको एग्जाम टाइम में हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप लोगों को ये चीज़ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लूँगा। सो आज की क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा क्लास में होमवर्क मिलेगा आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ये ऑडिट लेक्चर 2 का जैम बोर्ड है, कल हम आते ही सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन देखेंगे, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 ऑडिट डिफाइन करो क्या है, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों क्वेश्चन आपको लिख के रखने हैं प्रॉपर, जैसे आप एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे, हो सके तो पहले लर्न करें फिर लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस काम में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लर्न करने में, और लिखने में अराउंड 10 मिनट और, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा हमें देना भी नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 10 मिनट देना है। लर्न तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही गई होंगी, मीन्स में क्या थी, 3 चीज़ें थी, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या थे, 2 पॉइंट थे, पहले पॉइंट के अंदर 3 निकल रहे थे, दूसरे वाले पॉइंट के अंदर एक एक्सप्लेन करने के लिए निकल रहा था। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसको कैसे लिखना है, वही कंटेंट लिखो फिर चारों पॉइंट एक्सप्लेन करो, ये आप लोग को लिख के लाना है, मैं भी लिख के लाऊंगा, मेरा भी होमवर्क है ये। फिर मैं जो आंसर लिख के लाऊंगा ना वो एक आइडियल, जिसमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल पाए, उस टाइप का आंसर लिख के लाऊंगा जैसा आईसीआई को चाहिए। आईसीआई मार्क्स लुटाने को बैठा है, एग्जामिनर चाहता है मार्क्स देना, आप उसको दो तो सही जो उसे चाहिए, उसे केवल कीवर्ड चाहिए बस, लेंथ थोड़ी ऊपर नीचे चलता है, कीवर्ड जरूर चाहिए उसको, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं। हाँ, एक लास्ट बात बोलनी है, मे बी ये थोड़ा सा बोरिंग लगे लेक्चर बिकॉज ऑफ कि हम ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं, बट कवरेज पूरी होगी, और आपको अगर पास होना है तो आप, यही टाइम है जिस टाइम पे आपको अपने आप को रोकना है कि भाई ये क्लासेस लेनी है मतलब लेनी है, ठीक है ना। सो थैंक्स ऑल जो भी आप ज्वाइन करें और अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच।